नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, मेथी पूरे देश में उगाई जाने वाली बहुत आम फसल है। इसके पत्ते सब्जी के तौर पर और बीज स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मेथी के पत्तों और बीजों के औषधीय गुण भी हैं, जो कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं, जिसके चलते इसकी बाजारी मांग बहुत अधिक है। तो आप मेथी की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुवाई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आज मैं आपको मेथी की खेती के संबंध में जानकारी दूंगा। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेथी एक महत्वपूर्ण मसाला फसल भी है और साथ में एक दलहनी फसल भी है। मुख्य रूप से मेथी की खेती मेथी की भाजी और उसके दानों के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बोने की। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी की फसल है। इसको हल्की ठंडक के समय, ख़ास तौर से मध्य अक्टूबर से नवंबर तक के महीने में इसकी बुवाई की जा सकती है। इसके लिए हल्की मध्यम दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और भारी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाई, मेथी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। जैसा अमूमन हम लोग करते हैं सब्जियों की खेती में, उसमें 10 से 15 टन FYM अगर हो तो इसको जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा एज बेसल डोज दें और बाकी का बाद में इसमें छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं कि हमको इसमें कौन सी किस्में लेनी चाहिए। तो इसके लिए ख़ास तौर से देखना ये है कि हम इसमें 2 तरह की, एक कसूरी मेथी आती है, एक अपनी साधारण मेथी आती है। तो इसमें अजमेर फेनुग्रीक 1, अजमेर फेनुग्रीक 2, अजमेर फेनुग्रीक 3 और हिसार सोनाली, पूसा कसूरी, कसूरी मेथी, इस तरह की कई वैरायटी हैं। बंगाल से भी कुछ वैरायटी निकली हैं, तो उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बीज की मात्रा की बात है तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के ये पर्याप्त होता है। बोने के पहले हमें इसके बीजोपचार में, तो इसमें मुख्य रूप से फफूंदनाशक से इसका हम बीजोपचार करते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो से रो की दूरी, कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पर्याप्त। मेथी की बिजाई छिटकावा विधि या हल के पीछे की जाती है, जिससे इसके पौधों की संख्या अधिक हो जाती है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए जब फसल 3 से 4 पत्ती की हो जाए तो पौधों की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खेत की नमी मिट्टी के अनुसार 3 से 4 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या आती है वो आती है खरपतवारों की। तो बुवाई के समय अगर हम
पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से 1 हेक्टेयर में उपयोग करें तो काफ़ी दिनों तक खरपतवारों से मुक्ति मिलती रहती है। बाद में हम इसकी हैंड बीडिंग कर दें 20 से 25 दिन के बाद, तो इतना पर्याप्त होता है। इतने में फसल आपकी बढ़वा ले लेती है। जहाँ तक संभव हो तो हमें केमिकल के प्रयोग से बचना चाहिए और हैंड बीडिंग का ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बकरी पालन व्यवसाय छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। इस व्यवसाय को कम लागत और कम देखभाल में आसानी से करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस जरूरत है इसकी उन्नत नस्लों का चयन करके पालन करने की। तो आप बकरी पालन के लिए कौन सी नस्ल का चयन करें और इसका पालन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर महेश दत्त। ये बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 4 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं तो 5 या 6 बकरी रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए कई व्यवसाय को करते हैं, जिसमें बात करें बकरी पालन की तो यह काम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। आजकल बकरियों की दूध और मांस की मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। बकरियों के दूध में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। हालांकि बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से महंगे बिकते हैं, जिससे किसान को मुनाफा अधिक होता है। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल के बकरियों का पालन करें, जो इस प्रकार से हैं: सिरोही, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, जखराना। किसान इनमें से किसी भी नस्ल का चयन करके पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिरोही नस्ल की बात करें तो सिरोही नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल के रूप में भारत में मानी गई है, जिसका जो उद्गम है, जो जन्म स्थान है, वो सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ पशु आप देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले में एक तहसील है, देवगढ़ में बिल्कुल वही पशु आपको देवगढ़ में मिलेंगे और कई लोग इसको देवगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी सिरोही नस्ल या देवगढ़ी नस्ल वो एक ही बात है और बिल्कुल आप देखेंगे लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो कई पशुओं को इस पे चकते नज़र आएंगे, साथ ही कई पशुओं पर वो चकते बिल्कुल भी नहीं होते। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो प्लेन, जो शरीर के ऊपर कोई भी चकता नहीं है, वो भी सिरोही नस्ल हो सकती है। अगर चकते हल्के हैं या गाढ़े हैं, वो भी सिरोही नस्ल है। यानी कहने का मतलब है कि जो शरीर पर जो चकते बनते हैं वो वास्तव में वो बहुत अच्छा इसका एक जो इसके लक्षण है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी चकते नहीं बनते, तो आप ऐसा ना माने कि वो सिरोही नस्ल नहीं है। सिरोही नस्ल वो भी नस्ल है, वो भी सिरोही नस्ल के अंतर्गत ही आती है। बकरी पालन में सफल होने के लिए बकरियों की आहार और आवास की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उचित स्थान का चयन करके बनवाए बकरियों का आवास, जिससे सर्दी, गर्मी, बारिश में आराम से बकरियां रह सके, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो सके। बकरियों के लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके लिए आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आवास में ये कभी भी गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान, यानी अगर आप लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सस्ता है, क्योंकि ये ज़मीन या गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। अतः इसके लिए ऊंचे स्थानों पर हम उनको इसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बल्कि लकड़ी के फट्टे जो कि बहुत ही सस्ते हैं। और मान लीजिए अगर लकड़ी, बची हुई लकड़ी है, आप देखेंगे लकड़ी की दुकानों पर, तो अगर मान लीजिए उनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट भी है, वो भी फट्टे इसके काम आ सकते हैं, जिन पर ये बैठ सकती है। बकरी रखने के लिए आपको बहुत ही कम जो श्रमिक तथा इनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसका मुख्य कारण है बकरी को 2 घंटे सुबह या 2-2.5 घंटे शाम को आप किसी भी अपने क्षेत्र के खाली स्थान है, सड़कों के आसपास है या चरागाहों में घुमा सकते हैं। 2-2.5 घंटे की घुमाई के बाद आपको किसी तरह का हरा चारा या सूखा चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ही अपना पेट भर सकती है। साथ ही प्रतिदिन 300 ग्राम 400 ग्राम दाना जो आप घर पे बना सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपके मान लीजिए निम्न श्रेणी के हैं, या मान लीजिए जिनको आप अपने खेतों में बीज में आपके बचे हुए अनाज हैं या जो खाने लायक नहीं हैं, उनको आप इन पशुओं के रूप को खाने के रूप में इनके लिए एक दाना बना सकते हैं। अगर इनके खान पान की बात करें तो प्रति जो बकरी है
उसको 2 से 2.5 किलो या 3 किलो जो है वो सूखा पदार्थ चाहिए और 300 से 400 ग्राम इसके लिए अच्छी श्रेणी का दाना आप घर पर ही बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर अनाज और जो खलियाँ हैं या जो मान लीजिए नमक है, गुड़ है, उसको मिलाकर एक अच्छा दाना आप इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो प्रति बकरी आप देखेंगे पानी की आवश्यकता गाय की कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। पानी की जो खेलियाँ हैं उनमें हफ्ते में एक बार उनकी सफाई करें, साथ ही कुछ मात्रा में उनमें चूना डाल दें। चूना डालने का ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इनमें पानी के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे और पानी जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा। इस तरह से बकरी के जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम बना रहेगा। आज के समय में बकरी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी बकरियों में बीमारी की समस्या आए ही नहीं, इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर करवाएं। करीब पहले बार जो है 11 से 12 महीने या 13 महीने पे ये पहली बार जो है ज्ञापन होने के लायक हो जाती है और इस तरह से 7 से 8 बार आपके फार्म पर बहुत ही सामान्य रूप से ये बच्चे दे सकती है और ये अपने आप में एक लाभकारी धंधा बकरी पालन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई, रहन सहन या रखरखाव पर खर्चा बहुत कम आता है। इसलिए बकरी पालन गाय पालन की तुलना में एक सस्ता व्यवसाय है। आप देखेंगे ये एक बहुउद्देशीय पशु है, दूध भी मिलेगा, आप देखेंगे इससे आपको एक अच्छी खाद मिल जाएगी और साथ ही एक मांस के लिए एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध एक पशु है और मांस के लिए इसका प्रेफरेंस अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा माना गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मोथ प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग के प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल इस समय बाली की अवस्था पर है और इस समय गंधी बग कीट का प्रकोप दिखाई देने को मिल रहा है। इससे बचाव के लिए नीम बीज का चूर्ण 5% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें अथवा कीटों का प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रानिलिप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से
स्प्रे करें। उड़द और मूंग की फसल में फली पक जाने पर तुड़ाई का कार्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। सिंचित क्षेत्रों में पशुओं को खिलाने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बरसीम चारा लगाने की तैयारी करें। सितंबर माह में बकरियों भेड़ों को एंट्रोटॉक्सिमिया नामक बीमारी का टीका अवश्य लगाएं। बढ़ते मेमनों को 6 से 10 सप्ताह की उम्र में इस बीमारी का टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम घुघरी जिला श्योपुर के कृषक रघुराज ठाकुर ने। ये मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुराज ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वर्तमान में अभी बढ़िया सीजन प्रारंभ होने वाला है, अंडों की बहुत मांग अभी होगी। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं उनके स्वास्थ्य का प्रबंधन करें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्योंकि एक मूलभूत सिद्धांत है कि बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी भी बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपकी बीमारी मुर्गियों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो इनके इलाज में जो अनावश्यक रूप से खर्च होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुर्गियों में जो 1 दिन की उम्र में जो हैचरी से जब बच्चा निकलता है तो मैरेक्स डिसीज नामक एक वैक्सीन लगाई जाती है। अगर आप बाजार से चूजा खरीद रहे हैं तो आपको वो हैचरी से प्रजनक जो संस्थाएं हैं वो आपको लगा कर देंगी। जो अगला वैक्सीन लगेगा वो लगेगा रानीखेत का। रानीखेत के B1 स्ट्रेन का इस्तेमाल करना है और इसके देने की उम्र 5 से 7 दिन की उम्र है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वो आँख या नाक उनमें 1-1 बूंद आप दोनों में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर आपको 14 दिन की उम्र में गंबोरो नामक बीमारी, जिसको IBD भी कहते हैं, उसका टीकाकरण करना है, जो कि पानी में मुर्गियों को देना है। उसके बाद में 21 दिन की उम्र में वापस रानीखेत का बूस्टर डोज लगेगा। जो हमने 5 से 7 दिन में लगाया था वो बूस्टर डोज लासोटा नामक स्ट्रेन इसका बाजार में उपलब्ध है, वो पानी के द्वारा ही दिया जाएगा। उसके बाद में फिर जब 28 दिन की उम्र हो जाएगी चूजों की तो फिर जो 14 दिन में हमने गंबोरो का वैक्सीन दिया था उसका बूस्टर डोज 28 दिन में लगेगा, वो भी पानी के द्वारा ही आपको देना होगा। उसके पश्चात अगर हमको मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए रखना है तो 49 दिन की उम्र में अगर आपके क्षेत्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी रहती है, जिसमें कि चेहरे पे, चोंच पे छोटे छोटे दाने दाने से आ जाते हैं और वो फिर बाद में झड़ जाते हैं, तो फाउल पॉक्स अगर बीमारी आती है तो आपको 49 दिन की उम्र में पंख में थोड़ा सा, पंख के अंदर जहाँ नसें रहती हैं खून की, वहाँ पर थोड़ा सा बिना धार के चाकू से रगड़ के, ताकि खून ना निकले, बस केवल छिलसा जाए, वहाँ पर उसकी 2 बूंद डालनी होती हैं। उसके बाद में फिर आप 56 दिन की उम्र में इसी रानीखेत का R2B नामक वैक्सीन आता है। इसमें थोड़ी तकनीकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना होता है। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है क्योंकि ये आने वाले पूरे 1 साल के लिए आपको अच्छी इम्यूनिटी देता है। उसके बाद में फिर आपको हर 2 महीने में रानीखेत का लासोटा वैक्सीन ही रिपीट करते रहना पानी में, क्योंकि जो रानीखेत बीमारी है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, यही आपके मुर्गियों को प्रभावित करेगी। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कि मुर्गियों के टीकाकरण में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। तो लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से आप अपनी बर्ड्स हैं
टीकाकरण में जो विशेष कुछ मुख्य बातें हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कभी हमको मुर्गियों का टीकाकरण करना होता है तो उसके करीब 1 सप्ताह पहले हमें उनका डिवर्मिंग करनी चाहिए। उसके लिए बाज़ार में जो डिवर्मर एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन के सॉल्यूशन के लिक्विड दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप उनको पानी में मिलाकर मुर्गियों को दे दीजिए। उसके उपरांत आप 1 सप्ताह बाद टीके का इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई, वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं डलेगी, केवल वैक्सीन ही पानी में डलेगा। और वैक्सीन डाल के आप जितना पानी आप दिन भर में देते हैं अपनी मुर्गियों को रोज, उसका केवल 25% पानी आप लें, अच्छा साफ पानी, और उसमें वो वैक्सीन को डाल दें और मुर्गियों के सामने रखेंगे। चूँकि उन्होंने दाना खाया हुआ है, उनको प्यास लगी हुई है, वो पूरे पानी को तुरंत पी जाएंगी। पानी में कोई भी टीका देंगे तो पानी में स्किम मिल्क पाउडर, जो दूध का पाउडर रहता है, वो 6% की दर से, इसका मतलब है 1 लीटर पानी में 60 ग्राम दूध का पाउडर पहले घोल देंगे और इसके बाद करीब 5 से 10 मिनट बाद उसमें वैक्सीन को मिलाएंगे। नियमित अंतराल पर निश्चित मात्रा में और उचित रूप से भंडारण किए हुए वैक्सीन का आप उपयोग करें, क्योंकि कई बार किसान भाई वैक्सीन को बर्फ़ में नहीं रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वैक्सीन कोई काम नहीं करती। इसलिए आपको हमेशा कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है और वैक्सीन को सही समय पर उसको पानी में मिलाने के बाद तुरंत इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। आधा से 1 घंटे के उपरांत वैक्सीन की जो क्षमता है वो कम होने लगती है, इसलिए आप वैक्सीन को उसके जो डाइल्यूएंट घोल है उसमें मिलाने के आधा से 1 घंटे के बाद तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, ये लिवर टॉनिक का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर लिवर पे बहुत मेटाबॉलिज्म के लिए, उनको खाने को पचाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए बड़ा दबाव आता है। तो इसमें लिवर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए हम हर्बल लिवर टॉनिक भी दे सकते हैं और साथ साथ में विटामिन डी और कैल्शियम भी आप मुर्गियों को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जो बाइमिनरल, ऑस्ट्रोबैट करके लिक्विड आते हैं, और भी कई सारे कंपनियों के लिक्विड उपलब्ध हैं, वो आप पानी में मिला के दे सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।